डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुरफजा बंगले का वसी बाग मौसम सरमा के रोशन फूलों से जगमगा रहा था। बंगले के अंदर छोटा हाजिरी के बाद मुलाजिमीन बड़े दिन की तैयारियों में सरगर्मी से मसरूफ हो चुके थे। रोजी बैनर्जी ने साइकिल एक गुलमहर के नीचे खड़ी की और बरामदे में जाकर ड्राइंग रूम के दरीचे से अंदर झांका। बेरा गोल मेज की झाड़ पोंछ करता नजर आया। रोजी ने जरा डरते डरते दरीचे पर दस्तक दी। गफूर बेरा रोजी मिस साहब को पहचानता था। उसने बाहर आकर खीसें निकाल दी, मगर झुककर सलाम नहीं किया कि बड़े साहब का बेरा था। मैम साहब हैं? रोजी ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। उसका हलक सूख रहा था। अंदर हैं। और साहब? साहब कचहरी जाने वाला है। अंदर से बूटों की चाप और हल्की सी सीटी की आवाज आई और किसी ने पुकारा, डार्लिंग। यस डियर, ये मिसेस कैंटवेल की आवाज थी। बिजली के कौंधे की तरह रोजी को ख्याल आया कि वापस चली जाए। वो किसी जबरदस्त हिमाकत में फंस गई है। कौम परस्ती वगैरह बिल्कुल ठीक है, मगर ये खतरनाक साजिशें। वो एकदम पीछे हटी कि इतने में फ्रेडा कैंटवेल कुत्ते को आवाज देती खुद ही बाहर निकल आई। गुड मॉर्निंग मिसेस कैंटवेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू रोजी? फाइन, थैंक यू। मिसेस कैंटवेल, हाउ इज डेस्की? इसकी कुत्ता था जो भागता हुआ बरामदे में आया। यस रोजी। मिसेस कैंटवेल ने सवालिया अंदाज से उसे देखा। उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, उसे ड्राइंग रूम में नहीं ले गई। वो इस तरह से उससे मुखातिब थीं जिस तरह डाकिये, फेरी वाले या अखबार फरोश से खड़े खड़े बात की जाती है। फ्रेडा कैंटवेल ने झुककर डिस्की को गोद में उठाते हुए दरियाफ्त किया, तुम किसी खास काम से आई हो? मैं रोजी शर्ला बनर्जी, रविंदर पाल मैथ्यू बनर्जी की बेटी, इंसान, महज एक हकीर हिंदुस्तानी हूँ। ये दूसरी बात है कि हकीर हिंदुस्तानी जहाँ आरा भी है, मगर नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी और बैरिस्टर परितोष राय आला तबके के अफराद हैं और डीएम से बराबरी से मिलते हैं। जहाँ आरा बेगम और उमा राय को फ्रेडा कैंटवेल अपने यहाँ डिनर पर बुलाती हैं और उनके घर जाकर डिनर खाती हैं, और मैं महज उनके परवरदा नेटो पादरी की लड़की हूँ। चंद सेकंड कबल रोजी ने इरादा कर लिया था कि वो ये कहकर कि उन्हें मैरी क्रिसमस विश करने आई थी, वापस भाग जाएगी, जहन्नम में जाए अंडरग्राउंड। मगर अब उसने यकलख्त सर उठाकर बड़े धड़ल्ले से उन्हें जवाब दिया, जी हाँ, ज़रूरी काम है। बड़ी खुद एतमादी के साथ उसने पोस्ट कार्ड स्वेटर की जेब से निकाला और बोली, लीलावती की नानी का कार्ड मामा के पास आया है। वो बूढ़ी औरत बहुत सख्त बीमार है। ओह, अब्दुल गफूर, आया को बुलाओ, फ्रेडा कैंटवेल ने कहा और टहलती टहलती जाकर गमलों के पास खड़ी हो गई। आया बाहर आई। रोजी ने उसे बंगाली में नानी की खबर सुनाई और पोस्ट कार्ड उसके हाथ में दे दिया। बेचारी औरत का रंग फक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। घबराने का बाट नहीं आया, फ्रेडा कैंटवेल ने मुड़कर कहा। जास्ती बीमार होता तो टेलीग्राम देता। तुम्हारा ग्रैंडमदर, डोंट यू थिंक सो रोजी? हमको छुट्टी देगा मैम साहब, लीला ने कहा। जाओ, मगर एवजी का इंतजाम पहले करना मांगता। कमर पर हाथ बांधे पीछे खड़े अब्दुल गफूर ने लुकमा दिया। जाहिर था कि अब्दुल गफूर मैम साहब के मुंह चढ़े मुलाजिम हैं। एवजी? ओ माँ, मिस साहब, उधर कंपाउंड में डेजी या सुशीला भी हैंगी? लैला ने घबराकर पूछा। इधर बंगले पर ट्रेंड आया मांगता मिस साहब, एवजी में, अब्दुल गफूर ने रोजी से कहा। मिसेस कैंटवेल मामला अब्दुल गफूर पर छोड़कर माली को हिदायत देने के लिए बरामदे के दूसरे सिरे पर चली गई, जो एक आवेजा गमले के नीचे खुरपी लिए खड़ा कुछ सिटर पटर कर रहा था। रोजी उनके पीछे पीछे गई। मिसेस कैंटवेल, मामा ने लीला को अपनी औलाद की तरफ पाला है, इसलिए उनको इसकी बड़ी फिक्र है। अभी ये कार्ड आया तो मामा को भी एवजी का ख्याल आया था। हमारे दर्जी की भांजी आया का काम जानती है, अगर आप कहें तो भेज दूं। फ्रेडा कैंटवेल रोजी की तरफ मुड़ी। ये नाजुक तरीन लम्हा था। दर्जी की भांजी? कौन सा दर्जी? हमारा हुसैन अली? हमारा हसन अली? उन्होंने पूछा। जाहिर था कि फ्रेडा कैंटवेल एक खालिस घरेलू बीवी यानी हाउसवाइफ थी और दर्जियों और नौकरों के सिलसिले से उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। अब रोजी हड़बड़ाई। जी नहीं, मिशन का एक पुराना दर्जी था करीमुल्ला, वो अब चला गया है। उसकी भांजी कुलसूम कुछ रोज हुए मामा के पास काम की तलाश में आई थी। अंग्रेजी नहीं जानती, मगर बड़ी ईमानदार लड़की है, बेवा है।
لاشعوری طور پر روزی نے اپنی ماں کی کہانی دہرا دی۔ اگر تم اس کی ذمہ داری لیتی ہو تو بھیج دو۔ میرے کمروں میں سارا سامان کھلا پڑا رہتا ہے، بل کے بکس تک کھلے رہتے ہیں، ہمیں اپنے نوکروں پر اتنا بھروسہ ہے۔ اچھا لیلا، میں جوزف کے ساتھ کلثوم کو بھیج دوں گی، اسے سارا کام سمجھا دینا، روزی نے آیا کو مخاطب کیا۔ اچھا روزی بابا، گاڈ بلیس یو روزی بابا، لیلا نے سر ہلا کر کہا۔ فریڈا کینٹویل اب سیڑھیاں اتر کر کرسٹن کی ایک کیاری کا معائنہ کر رہی تھی۔ روزی نے ان کو بائے کہا اور سائیکل پر بیٹھ کر فراٹے سے باہر نکلی۔ جب وہ سڑک پر پہنچی تو پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے۔ چندر کنج جا کر دیپالی کو تفصیل بتانے کے بعد روزی کمپاؤنڈ واپس آ گئی اور اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد اوما رائے کی کار چندر کنج کے فاٹک پر آ کر رکی۔ اوما رائے شال لپیٹے نیچے اتری۔ وہ حسب معمول بہت مضمحل نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرکار برآمدے میں کھڑے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اجنبی مہمان خاتون کو دیکھ کر ذرا گھبرا سے گئے اور نمسکار کیا۔ اوما رائے نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر سرکار کو ان کو بیٹھک خانے میں لے آئے۔ دیپالی کواڑ کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ اوما نے آواز دی، دیپالی۔ جی اوما دی۔ وہ جو مضمون میں نے تم کو لکھنے کو دیا تھا، کچھ کامیابی ہوئی؟ جی اوما دی، پوری کامیابی۔ گڈ۔ اوما رائے نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر وہ ڈاکٹر سرکار سے مخاطب ہو گئیں اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولیں، پنوے بابو، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئی تھی۔ دراصل کہیے۔ میں ہفتے بھر کے لیے کومیلا اپنے گاؤں جا رہی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو دیپالی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کا کالج بند ہوا ہے، ذرا یہ بھی سیر تفریح کر لے گی بیچاری۔ ڈاکٹر سرکار چپ ہو گئے، مگر اپنی قدامت پسندی کے باوجود ایسی اعلیٰ خاندان اور بلند سیرت خاتون سے انکار نہ کر سکتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ دیپالی کو کسی قسم کی سیر تفریح نہیں کرا پاتے۔ اب تینوں لڑکے اندر آ چکے تھے اور کان لگا کر مکالمہ سن رہے تھے۔ ہم بھی چلیں گے، چھوٹے دونوں نے شور مچایا۔ تمہارا میچ ہے، کیسے جاؤ گے؟ دیپالی نے اندر سے نکل کر ڈانٹا۔ تو گویا پروگرام پہلے سے بن چکا ہے، ڈاکٹر سرکار نے کہا۔ پرسوں نرسوں اوما دی نے ذکر کیا تھا۔ دیپالی نے ذرا گھبرا کر جواب دیا۔ میں چلی جاؤں بابا؟ جاؤ، وہ آؤ، کیا آج ہی جا رہی ہو؟ جی ہاں، رات کے اسٹیمر سے داؤد کندی پہنچنے کا ارادہ ہے۔ اچھا دیپالی، تم تھوڑا سا سامان باندھ لو، میں تیسرے پہر کو کار بھیج دوں گی، اوما نے کہا اور ڈاکٹر سرکار سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دیپالی نے اچانک اپنے باپ پر نظر ڈالی۔ بابا مدتوں بعد خلاف معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ اتنی آسانی سے اجازت دے دی بابا؟ تم پر اوما دی کا جادو چل گیا، کومیلا کی رہنے والی ہیں، ضرور کوئی منتر جانتی ہوں گی۔ سارے کامریڈ ان کی غیر حاضری میں بھی ان کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھو کس طرح بابا کو منٹوں کے اندر شیشے میں اتار لیا، بیچارے بابا، اس نے تعصب سے پوچھا۔ اوما دی کی زندگی میں سیاست کے علاوہ اور کسی بات کی گنجائش بھی ہوگی؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا جس کے نیچے اوما رائے کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر سرکار سے مخاطب تھیں اور بار بار حسب عادت اینک اتار کر آنکھیں جھپک کر ڈاکٹر سرکار کو دیکھتی تھیں اور پھر اینک پلو سے صاف کر کے لگا لیتی تھیں۔ اوما دیوی کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرمگی تھیں۔ کاش بابا اور اوما دی، لیکن کوئی تک نہیں ہے۔ اوما دی بڑی سخت دل معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ اتنی نرم بھی ہیں۔ اوما رائے کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں اٹیچی کیس پیک کرتے ہوئے وہ دیر تک یہی سب سوچنے میں ایسی کھوئی رہی کہ آنے والے دنوں کے خطرے اور نزاکت کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آیا۔ ٹھیک 3:30 بجے اوما رائے کی کار آ گئی۔ دیپالی دری کا چھوٹا سا بستر اور اٹیچی کیس اٹھائے چندر کنج سے نکلی اور کار میں جا بیٹھی۔ کلثوم آیا۔ 4:30 بجے شام مشن کمپاؤنڈ کا بوڑھا اور معتبر چوکیدار جوزف اپنے ہمراہ کلثوم آیا کو لے کر ڈی ایمز ہاؤس پہنچا۔ میم صاحب ابھی سو رہی تھی۔ صاحب کچہری سے نہیں آیا تھا؟ لیلاوتی سامان باندھے نارائن گنج جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے کلثوم بیوی کو اندر بلا لیا اور کام سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ کوٹھی کے سارے کمرے دکھائے اور اس کے فرائض سے روشناس کیا۔ شام کے ٹیم لیلاوتی اپنا انگوٹھا الٹا کر کے منہ تک لے گئی۔ صاحب میم صاحب دھت ہو جاتا ہے، اس کے بعد چھٹی۔ میم صاحب رات کو کپڑا خود بدلی کرتا ہے۔ بچہ کوئی ہے نہیں۔ صاحب میم صاحب دونوں بہت شریف آدمی ہیں، تم خوش رہے گا، ہفتہ 10 روز کا تو بات ہے۔ لیلا اسے پچھلے برآمدے کے سرے پر اپنی کوٹری میں لے گئی۔ کلثوم نے اپنا
अटैची केस चारपाई के नीचे सरका दिया। कोठरी में सर के तेल की अजीब सी बू थी। उसे उबकाई सी आई। वो खिड़की के पास बैठ गई। शाम की चाय के वक्त मैम साहब ने तलबी की। लीला उसे अपने साथ लेकर गई। साहब, मैम साहब लॉन पर बैठे चाय पी रहे थे। कुलसूम ने झुककर सलाम किया। पहले कहीं काम किया है? मैम साहब ने इंटरव्यू शुरू किया। कलकत्ते में मैम साहब। किधर का रहने वाला है? मेमन सिंह। इधर लाल बाग में हमारा मामू है, उसके पास रहता है। बिल। पादरी की लड़की ने ये आया भेजी है। आई थिंक शी विल डू। मिसेस कैंटवेल ने शौहर को मुखातिब किया। विलियम कैंटवेल ने बेपरवाही से सर खम किया और स्टेटसमैन पढ़ने में मसरूफ रहे। कुलसूम बीबी ने अपनी मुस्तैदी और खिदमत गुजारी से फ्रेडा कैंटवेल को मिनटों में राम कर लिया और फ्रेडा कैंटवेल की खासी सीधी थी। फौरन उसके आगे लीलावती की शिकायतें करने लगी। काहिल और कामचोर है, दिन भर सोती है। पादरी की बीवी की सिफारिश पर इतने दिनों से रखा हुआ है। अगर वो गांव से वापस न आए तो तुम यहीं रहना कुलसूम। कुलसूम ने इकरार में सर हिलाया और मैम साहब के पांव दबाती रही। वो पर्दे की वजह से शागिर्द पेशे की तरफ बिल्कुल नहीं गई। बूढ़े अब्दुल गफूर मियाँ हम मजहबी के नाते उसके मुतालिक खासी दिलचस्पी ले रहे थे। उनका बड़ा लड़का नवाबपुरे में साइकिलों की दुकान पर नौकर था, मगर आवारा होता जा रहा था। अब्दुल गफूर चाहते थे कोई नेक बेजुबान लड़की मिले तो दो बोल पढ़वा दें। चुनांचे कुलसूम के घर के हालात और उसकी बेवगी की अलमनाक दास्तान सुनकर उन्हें इससे और ज़्यादा हमदर्दी हो गई और वो इसकी खातिर मदारात में लगे रहे। क्रिसमस की वजह से वो शाम बेहद मसरूफ़ और हंगामा खेज गुजरी। कुलसूम रात गह तक काम में लगी रही। दूसरी सुबह बड़ा दिन था। सवेरे ही से सामने का बरामदा डालियों से भर गया और सलाम के लिए आने वाले हिंदुस्तानियों का तांता बज गया। शाम को साहब लोग आए। वो दिन भी बड़ा मसरूफ गुजरा। तीसरे रोज़ कलकत्ते से मेहमान आने वाले थे। अब्दुल गफूर बड़े दिन और मेहमानों की आमद की वजह से काम की ज़्यादती का शिकवा करते हुए बड़बड़ा रहे थे तो कुलसूम ने उनसे कहा, चचा लाओ झाड़ पोछ मैं किए देती हूँ, इतने में तुम कटलरी साफ करवा लो। बंगले पर अनगिनत मुलाजिम थे, मगर गोल कमरे साहब और मैम साहब के कमरे और खाने की कमरे की सफाई अब्दुल गफूर खुद करते थे। झाड़न कंधे पर डालकर अब्दुल गफूर पीठ पर हाथ रख के झुके झुके पेंट्री की तरफ चले गए। फिर वापस आकर उन्होंने कुलसूम से कहा, सब चीज़ बस अच्छी तरह झाड़ना। मैम साहब गर्द का एक ज़र्रा भी देख लें तो मार डालेंगी। मैम साहब सुबह के टाइम मिलने मिलाने बाहर जा चुकी थी। कुलसूम ड्राइंग रूम की सफाई करने के बाद सबसे पहले साहब के दफ्तर के कमरे में गई, जिसके सब दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने साहब के मेज़ के कागजात सवारे, फाइल सलीके से रखे। एक आध दराज जो अधखुली पड़ी थी उसे भी ठीक कर दिया और आध पौन घंटे तक कमरे की झाड़ पोछ में मसरूफ़ रही। मैम साहब की वापसी से ज़रा कबल वो उनके ड्रेसिंग रूम में आकर उनके कपड़ों पर इस्त्री करने में मशगूल हो गई। मेहमान कलकत्ते से रात को पहुँचे। उस वक्त कुलसूम अपनी कोठरी में जाकर सो चुकी थी। ब्रेकफास्ट की मेज़ पर उसने मिस्टर गुलबर्ट प्लूमर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और उनकी मैम की झलक देखी, मगर डाइनिंग रूम में उसका कोई काम न था। नाश्ते के बाद मैम साहब ने उससे कहा कि मिसेस प्लूमर के पास जाए। चुनांचे वो गेस्ट रूम में पहुंची और झुककर सलाम किया। मिसेस प्लूमर अधेड़ उम्र की खुशमिजाज खातून थी। उन्होंने अपने कपड़े निकालकर कुर्सी पर रखे। मिस्टर प्लूमर का अर्दली अभी कमरे में न आया था। कुलसूम ने धोबी को बुलाया। सफ़र के कपड़े धोबी को देने के लिए मिसेस प्लूमर ने गुनगुनाते गुनगुनाते सारा सामान तलपट कर दिया। बहुत से सरकारी कागजात तितर बितर हो गए। कुलसूम ने सलीके से उन सब को समेट कर एक तरफ रख दिया। गुड गर्ल, मिसेस प्लूमर ने कहा, हमारे साथ किलकाटा चलेगा। मिसेस कैंटवेल ने उनको बता दिया था कि ये आया आर्जी है। कुलसूम ने शर्मा कर मुँह में पल्लू ठूस लिया। मैम साहब, हमारा शादी होने वाला है। शादी? वेरी गुड। लो कुलसूम, ये साहब का बक्सा इधर रखो, इसमें बड़ा ज़रूरी कागज़ रखा है। साहब इसकी चाबी मांगेगा तो हमको आकर बोलना। चाबी हमारे इस नीले बैग में है। ठीक है? ठीक है मैम साहब, कुलसूम ने जवाब दिया। रात को खाने के बाद मिस्टर कैंटवेल और मिस्टर प्लूमर शराब के गिलास हाथ में लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे से
दरवाजे अंदर से बंद किए आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। इत्तेफाक से कुलसूम बराबर वाले अंधेरे कमरे में ही मौजूद थी, जिसका दरवाज़ा पहले से खुला रह गया था। कुछ देर बाद साहब ने पुकारा, कोई हाय अब्दुल। कुलसूम दबे पांव पेंट्री में गई, जहां अब्दुल गफूर इशा की नमाज में मसरूफ़ थे और मिसेस प्लूमर अपने अपने कमरे में जाकर सो चुकी थीं। साहब ने दोबारा आवाज़ दी तो कुलसूम भागी भागी ड्राइंग रूम के गैलरी में आई। गैलरी वाले दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। साहब ने उठकर दरवाज़ा खोला और उस पर इस तरह नज़र डाली जैसे उसे पहली बार देख रहे हों। वो ज़रा छेप गई, मगर उसने फ़ौरन कहा, साहब अब्दुल नमाज पढ़ रहा है, क्या काम है? तुम अब तक क्यों जाग रही हो कुलसूम? मिस्टर कैंटवेल ने पूछा। उसका चेहरा तमतमा रहा था। मैं मैम साहब के पाँव दबा रही थी साहब। ओह अच्छा। कुलसूम ने एस्ट्रे खाली की, सिगरेट का नया टिन खोलकर मेहमान के करीब तपाई पर रखा। इस दौरान में दोनों साहब लोग फिर गुफ्तगू में मौन हो चुके थे, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तो दफतन मिस्टर प्लूमर ने सर उठाकर उसे देखा और शगुफ्तगी से कहा, आई से बिल, दैट्स अ प्रिटी गर्ल। कुलसूम हड़बड़ाकर गैलरी में पहुंची और सरपट दौड़ते हुए अपनी कोठरी में जाकर खाट पर लेट रही। मिस्टर प्लूमर सूबे के आला पुलिस और सिविल हुक्काम की हंगामी कॉन्फ्रेंस के लिए ढाका आए थे। एक रोज़ एक अहम मीटिंग डीएम के बंगले पर भी हुई, जिसमें बैरिस्टर राय के साले धीरेन्द्र मोहन सेन डीआईजी भी शामिल थे। बंगले पर पुलिस वालों और सीआईडी वालों की रेल-पेल थी। कुलसूम मुस्तैदी से इस दौरान में मिसेस प्लूमर की हाजिरी में रही और बड़ी तुंदही से मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ रही। कलकत्ते वापस जाते वक्त मिसेस प्लूमर ने उसको 10 रुपये बख्शिश दी। 10वें दिन लीलावती अपने गांव से वापस आ गई। आते ही उसने कुलसूम के कान में कहा, नानी बीमार नहीं थी, मुझे बहाने से बुलवाया था, वरना मैम साहब छुट्टी न देती। जिस दिन लीलावती डीएम के बंगले पर अपनी ड्यूटी बजाने वापस पहुंची, उसी रोज़ शाम को उमा राय की मोटर दीपाली सरकार को चंद्रकुंज वापस छोड़ गई। दीपाली ने डॉक्टर सरकार को बताया कि उसने कोमला में उमा राय के हाउस में बेहद खुशगवार वक्त गुजारा। 9 जनवरी 1940 को पुलिस ने दरियाई रास्तों की नाकेबंदी करके रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथियों के खुफिया मुस्तकिर और खुफिया प्रेस पर छापा मारा, मगर रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथी वहां से गायब हो चुके थे और अब की मर्तबा वो ऐसे गायब हुए थे कि 5 अजला की पुलिस उनको तलाश करते करते आजिज आ गई, मगर उनका सुराग कहीं न मिला। यूरोप में जैसे जैसे जंग ने जोर पकड़ा और बरतानिया कमज़ोर पड़ता गया, हिंदुस्तान में पुलिस की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। बंगाल में रेहानुद्दीन अहमद और उनके साथियों की तलाश भी तुंदही से जारी रही, मगर वो सब शायद फ़ज़ा में तहलील हो चुके थे। लेकिन जंग के ख़िलाफ़ और खाना जंगी के प्रचार में उनका लिटरेचर उसी तरह खुफिया ठिकानों से छपता और तकसीम होता रहा।